ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है, उसको जानने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई रीजन सिंपली कनेक्टेड कब होता है। तो ये आप लोगों को जो फिगर दिख रहा है जिसमें ये R1 रीजन है, तो ये सिंपली कनेक्टेड रीजन है। सिंपली कनेक्टेड रीजन का मतलब क्या है कि उसमें कोई होल नहीं होना चाहिए और वो क्रॉस भी नहीं होना चाहिए। जैसे एक कर्व है, तो जब इस कर्व को इस डायरेक्शन में आप चलोगे तो आपको लेफ्ट लेफ्ट साइड में आपको रीजन मिलेगा, तो इसको हम सिंपली कनेक्टेड रीजन बोलते हैं। और ये जो नीचे येलो कलर वाले जो आपको रीजन दिख रहे हैं, ये नॉट सिंपली कनेक्टेड रीजन है। तो ये सिंपली कनेक्टेड रीजन नहीं है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे होल भी है, ठीक है, और ये क्रॉस भी कर रहा है। तो अगर रीजन इस तरह से क्रॉस करता है या उसके अंदर होल होता है, तो वो रीजन सिंपली कनेक्टेड नहीं होता है। ओके। और इसको हम डेफिनेशन में इस तरह से बोल सकते हैं, एक कर्व गिवन बाय आर टी। अगर कोई एक कर्व है जिसकी वेक्टर इक्वेशन एक्स टी आई प्लस वाई टी जे है और टी ए टू बी के बीच में है, तो ये सिंपल होगी अगर इट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, यानी कि अपने आप को क्रॉस ना करे। जैसे ये क्रॉस कर रही है तो सिंपली कनेक्टेड नहीं है। दैट इज आर सी नॉट इक्वल टू आर डी फॉर सी एंड डी इन ओपन इंटरवल ए एंड बी। यानी कि अगर ये जो ओपन इंटरवल ए और बी है, तो इसमें अगर हम कोई भी दो पॉइंट लें सी और डी, तो उसको इस वेक्टर में डालें तो दोनों नॉन इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो प्लेन रीजन आर इज सिंपली कनेक्टेड if its boundary consists of one simple curve as shown in this figure 15.6। तो ये सिंपली कनेक्टेड रीजन है और ये नॉट सिंपली कनेक्टेड रीजन है। अब ग्रीन्स थ्योरम जो अप्लाई होती है वो सिंपली कनेक्टेड रीजन में अप्लाई होती है। ठीक है। तो ये थ्योरम क्या है, मान लीजिए आर जो है सिंपली कनेक्टेड रीजन है विथ पीस वाइज स्मूथ बाउंड्री कर्व, जिसमें पीस वाइज स्मूथ बाउंड्री कर्व सी हो सकती है, और उसकी जो डायरेक्शन है ओरिएंटेड, यानी कि जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन। घड़ी की जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होता है, इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए, और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोलते हैं। इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके। इफ एम एंड एन, अगर मान लीजिए एम और एन दो एफ ऑफ एक्स और वाई के फंक्शन है, कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव है इन ओपन रीजन आर, यानी कि एम और एन का कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव है इस रीजन आर में, देन तो इंटीग्रल सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रल पार्शियल डेरिवेटिव एन और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डो एन बाय डो एक्स माइनस डो एम बाय डो वाई डी ए। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या कर रहा है, जो हमारा लाइन इंटीग्रल है, जो सिंगल इंटीग्रल, जो कर्व के अलोंग जो इंटीग्रल होता है वो लाइन इंटीग्रल होता है। तो ये ग्रीन्स थ्योरम क्या कर रहा है कि लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में चेंज कर रहा है, यानी कि डबल इंटीग्रल की हेल्प से भी हम लाइन इंटीग्रल की वैल्यू इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि डबल इंटीग्रल की हेल्प से सिंगल इंटीग्रल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। एक ग्रीन्स थ्योरम की खासियत है, खूबसूरती है, कि आप सिंगल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं और उस डबल इंटीग्रल से सिंगल इंटीग्रल कर्व का इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ देखिए। तो ये हमने यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक आपका सिंपली कनेक्टेड रीजन आर है, और ये यहाँ स्टार्ट हो रहा है ए से और यहाँ बी से। तो ये जो कर्व यहाँ से यहाँ तक है, ये जो आपको डार्क दिख रही है ब्लैक कलर में, ये इसको हमने C1 ले लिया, और इसका जो फंक्शन है y इक्वल टू f1x ले लिया। और ये जो दूसरी कर्व है फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हमने C2 ले लिया, f2x ले लिया। ठीक है। तो C जो होगा ओवरऑल C1 प्लस C2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं वर्टिकली सिंपल, ऐसे वर्टिकल फॉर्म में ले रहे हैं। तो अब देखिए हमने क्या किया, तो ये हमें प्रूफ करना है कि इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रल आर डो एन बाय डो एक्स माइनस डो एम बाय डो वाई डी ए।
हम क्या कर रहे हैं कि इसका ये जो लेफ्ट इंटीग्रल है एम डी एक्स ले रहे हैं, ठीक है, और एम डी एक्स को हम ये m वाला जो पार्ट है इसके इक्वल दिखाएंगे, यानी माइनस डेल एम ओवर डेल वाई के इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये इंटीग्रल सी एम डी एक्स लिया। तो अब ये जो, क्योंकि लाइन इंटीग्रल है पूरा, तो ये भी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, C1 प्लस C2, यानी कि C1 एम डी एक्स प्लस C2 एम डी एक्स। अब जो C1 है, अब ये C1 m जो है एक्स वाई का फंक्शन है, तो एक्स वाई का फंक्शन है, तो x क्या है इधर आपका a टू b। जब ये कर्व a टू b है तो ये आपका f1x है, ठीक है। और जब b टू है उसके बाद फिर यहाँ से b टू a है, तो b टू a में mx y क्या है, ये है f2x। तो ये हमने इस इंटीग्रल को इस तरह से लिखा a टू b। जब a टू b ले रहे हैं तो mxy, उस केस में y क्या है f1x। फिर b टू a, यानी कि b टू a, जब b टू a आ रहे हैं तो उस केस में y क्या है f2x, तो ये f2x ले रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, b टू a, इसको अगर a टू b करेंगे, b टू a को अगर a टू b करेंगे तो इसका इंटीग्रल नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने दोनों इंटीग्रल को कनेक्ट करने के लिए इसको a टू b कर लिया, तो फिर इसको सिंगल इंटीग्रल में लिख लेंगे a टू b mx f1x माइनस mx f2x, क्योंकि इसको हमने b टू a को a टू b लिख लिया था, माइनस आ जाएगा, फिर इसको सिंगल इंटीग्रल में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ऑन द अदर हैंड फिर ये डबल इंटीग्रल लिया, डबल इंटीग्रल डो m बाई डो वाई डी ए ओवर द रीजन r, ठीक है। तो अब इसको हम डबल इंटीग्रल की हेल्प से क्या लिखेंगे, डबल इंटीग्रल की हेल्प से, तो इसकी जो इंटीग्रल है a टू b, तो a टू b और जो कर्व है यहाँ f1x है और यहाँ क्या है f2x है, तो इसको हमने लिमिट लिया a टू b। जब a टू b लिखेंगे तो इसको हमने dy dx लिया, तो dy dx, तो dx जब a टू b मतलब x की लिमिट लेनी है, तो x एक्सिस पर लिमिट क्या है a टू b, तो a टू b dx और f1x f2x ये कर्व की लिमिट f1x f2x डो m डो y एज इट इज। तो अब हमें पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, तो y के रेस्पेक्ट में जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो m आ जाएगा mxy और लिमिट f1x f2x, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें हमने लगा दिया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इंटीग्रल c m x dx m x m dx, तो ये देखो यहाँ पर क्या है, ये पहले f2 आ रहा है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे जब ये इसके बराबर आ जाएगा, तो इसलिए माइनस डबल इंटीग्रल डेल एम ओवर डेल वाई लिखा, ठीक है। तो इसका हमने जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट है, ये इसके बराबर दिखा दिया। सिमिलरली जो ये जो दूसरा पार्ट है एन वाई, इसको हम डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर दिखाएंगे बाय टेकिंग दिस हॉरिजॉन्टल सिंपली रीजन, ठीक है। तो सिमिलरली वी कैन राइट g1y g2y to show that integral c and dy equal to double integral and del n by del x। फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये ग्रीन्स थ्योरम ये प्रूव हो जाएगी। इसमें अगर किसी को डाउट है तो बोलिए। हेलो, यस सर। ये जो मैंने बताया इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप पूछिए। सर नहीं है सर। नो सर। ठीक है, अब ग्रीन्स थ्योरम की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन्स थ्योरम हाउ कैन वी सॉल्व ये इंटीग्रल। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या कहता है कि जो आपका लाइन इंटीग्रल है, कर्व इंटीग्रल है, उसको हम एक रीजन मान लेते हैं और उस रीजन को डबल इंटीग्रल की हेल्प से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक इंटीग्रल है सी वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स क्यूब 3xy²। तो इसका मतलब ये इंटीग्रल जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में होना चाहिए। तो ये है, ये आपका m हो गया और ये n हो गया, ठीक है। तो ग्रीन थ्योरम्स में जो आपका लाइन इंटीग्रल है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होना चाहिए। फिर इसको हम ग्रीन थ्योरम की हेल्प से डबल इंटीग्रल, यानी कि हम सिंगल इंटीग्रल का जो मेथड है वो नहीं लगा करके डबल इंटीग्रल के मेथड से इसको सोल्व करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला जो अभी प्रूव किया गया है। तो ये जो कर्व है ये 0 0 से ऐसे 1 तक जा रही है, फिर 1 से
वापस 0 पे आ रहा है। तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। ये जो कर्व है ये x³ है और ये क्या है x है। ओके, तो अब हमें जो है जब हम लाइन इंटीग्रल से कैलकुलेट करते हैं, जब हमें इससे मतलब होता है, जो मैंने लास्ट क्लास में किया था लाइन इंटीग्रल, अब यहाँ पर हम इसको डबल इंटीग्रल की हेल्प से सॉल्व करेंगे यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब ये mdx प्लस ndy है तो इसको हमें डबल इंटीग्रल डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई डी ए में लिखना है, और डबल इंटीग्रल रीजन आर। तो सबसे पहले इसका हम m लिखेंगे, m क्या है y³, n क्या है mdx प्लस ndy होता है, तो my³ हो गया, और n क्या हो गया x³ प्लस 3xy²। तो ये my³ हो गया और n ये हो गया। तो हमें निकालना है डेल एन बाई डेल एक्स। तो n का x के रेस्पेक्ट में निकाला 3x² प्लस 3y², और डेल एम ओवर डेल वाई निकाला 3y²। अब इसको हमने अप्लाइंग ग्रीन्स थ्योरम से लिख दिया कि जो mdx प्लस ndy है और डबल इंटीग्रल ओवर रीजन r डो n बाय डो एक्स माइनस डो m बाय डो y। तो इनका डिफरेंस ले लिया, डो n बाय डो n की वैल्यू यहाँ लगाई और इसकी वैल्यू यहाँ लगाई, मतलब दोनों का डिफरेंस ले लिया। तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 3x²। ये इसकी वैल्यू यहाँ लगा दी, इसकी यहाँ लगा दी, y² 3y² कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3x² dy/dx। ओके, अब हम इसकी लिमिट लेंगे क्योंकि ओवर रीजन आर है, तो इसकी लिमिट क्या होगी, हमने पीछे dy/dx लिखा है, तो x एक्सिस पर आपको लिमिट लेनी है। ठीक है, तो x एक्सिस पर यानी कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहां तक जा रहा है 1 तक, तो 0 से 1 इसकी लिमिट हो गई। और उसके बाद इसकी कर्व, ये कर्व क्या है y क्या है x³, तो ये x³ हो गया, यहाँ पर y क्या है x हो गया, ये x हो गया इसकी लिमिट। तो 0 से 1 x³ x ये लिमिट हो गई, और ये कैंसिल होने के बाद 3x² हो गया। तो 0 to 1 x³ x 3x²। तो इसको पहले y के रेस्पेक्ट में करना है, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y आ गया, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें लगा देंगे x माइनस x³, फिर 3x² इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3x³ माइनस 3x5 dx हो गया। अब ये 3x³ का इंटीग्रल x4/4 हो गया, x5 का इंटीग्रल x6/6 हो गया, जो कैंसिल हुआ वो कैंसिल कर दिया, और फिर लिमिट 0 to 1 लगाई, तो ये 1/4 हो गया। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है तो फिर से बताते हैं। हेलो, आ रहा है सर। सबको समझ में आ गया ये? हेलो सर और एक बार मुझे बता यस दीजिए। सर। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। while the subject to the force F y³ I x³ 3x y² dj, a particle travels once around the circle of radius 3। एक पार्टिकल है जो एक सर्किल है उसके अराउंड मूव कर रहा है जिसकी रेडियस 3 है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। यूज ग्रीन्स थ्योरम टू फाइंड वर्क डन बाय एफ। तो बेसिकली वर्क डन जो एफ डॉट डी आर होता है वो भी इस फॉर्म में आता है mdx प्लस ndy। तो mdx प्लस ndy, तो यहाँ पर क्या हो गया y³ dx, और ये आपका ये हो गया। अभी ये जो इंटीग्रल है सेम है ना, इसको हमने कैलकुलेट किया था, मतलब इसके डेल एन बाय डेल एक्स और डेल एम बाय डेल वाई कैलकुलेट करके इतना आया था ये 3x² dA। अब यहाँ पर जो रीजन है वो क्या है, सर्किल है। तो सर्किल रीजन जब होता है तो उसमें अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा इजी होता है, ठीक है ना, बनिस्बत उसको पूरा वैसे कैलकुलेट करने के लिए। वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हाँ, लेकिन उसकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो अब पोलर कोऑर्डिनेट में हम सिंपली कर सकते हैं कि जो आपकी जो ये है x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, और डी ए आर डी आर डी थीटा होता है, जैसे आपको हमने डबल इंटीग्रल में बताया था। तो x की जगह हमने लगा दिया आर कोस थीटा और डी ए की जगह लगा दिया आर डी आर डी थीटा। ओके, तो यहाँ पर पहले ये लास्ट में डी थीटा है, तो थीटा की लिमिट लेंगे। थीटा की लिमिट क्या है, पूरा सर्किल की क्या होती है 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा, पूरे सर्किल की लिमिट बताइए 0 to 2 पाई, तो 0 to 2 पाई। बात समझ में आ रही है?
और रीजन आपका यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जा रहा है 3 तक, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3, तो 0 से 3 हो गया। अब इसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 3 बाहर आ गया और ये आर स्क्वायर और आर क्यूब हो गया, कोस स्क्वायर थीटा डी आर डी थीटा। तो पहले आपको डी आर के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, तो डी आर के रिस्पेक्ट में सिंपली R4/R4 हो जाएगा और 0 to 3 इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये 81/4 हो गया, इसको आउटसाइड कर देंगे आप। उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा की जो इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती, पहले इसको हमें पावर को हटाना पड़ता है, तो इसमें 2 कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, 1 + cos 2 θ/2। तो वो लगाने के बाद फिर इसको हम अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें पावर नहीं है, तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा हो गई और cos 2 θ की sin 2 θ / 2, 0 to 2π लिमिट लगा के इसको भी सिंप्लीफाई कर। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया ना क्वेश्चन? हेलो? यस सर। ओके। इसके बाद ग्रीन्स थ्योरम एंड कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। अब ये देखिए, इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल है y dx + 3x y² dy वेयर c इज द पाथ शोन इन दिस फिगर। ये इस तरह का कोई पाथ है, तो m इसमें क्या है y³ है, n क्या है 3x y² है, del n by del x हमने कैलकुलेट किया 3y², del m by del y कैलकुलेट किया 3y²। तो जब इसको हम डबल इंटीग्रल में तब्दील करेंगे, उसका डिफरेंस लेंगे, दोनों 3y² है, तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। ये बात समझ में आ रही है? हेलो? यस सर। हाँ, क्योंकि इनका जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, जैसे जब इसको हम लिखेंगे डबल इंटीग्रल ओवर रीजन आर डो एन बाय डो एक्स माइनस डो एम बाय डो वाई, तो वो डो एन बाय डो एक्स 3y² है और डो एम बाय डो वाई भी 3y² है, तो डिफरेंस क्या आएगा 0। तो यस डबल सर। इंटीग्रल ऑफ 0 इज 0, ठीक है ना? यस सर। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम फॉर ए पीसवाइज स्मूथ कर्व इवेल्युएट आर्क tan। आर्क tan का मतलब क्या होता है tan इनवर्स x, ठीक है? इसको ऐसे लैंग्वेज में मतलब वर्ड में ऐसे आर्क tan लिखते हैं। आर्क tan x का मतलब tan इनवर्स x + y² dx ey - x² dy where c is the path enclosing the annular region shown in this figure। तो इसको हम इस तरह का जो रीजन है जिसमें इधर हाफ सर्किल होता है फिर इधर हाफ सर्किल उसका होता है, इसको हम एनुलर रीजन बोलते हैं, ठीक है? और रिंग शेप रीजन भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको भी पोलर कोऑर्डिनेट से हम करेंगे, तो इसका m क्या है m dx + n dy। ओके, तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि पोलर कोऑर्डिनेट से करना है? जो सर्कुलर फॉर्म में होता है उसको पोलर कोऑर्डिनेट से करते हैं तो इजी रहता है वो, ठीक है? क्योंकि उसमें कैलकुलेशन इजी हो जाती है, अगर तुम वैसे ही उसको करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इन पोलर कोऑर्डिनेट r इज गिवन बाय, देखो यहाँ पर r की रेडियस क्या है, बल्कि इसमें ये पाथ है, तो यहाँ पर क्या है रेडियस 1 और यहाँ पर क्या है 3, तो जो रीजन है यहाँ पर r1 है, यहाँ पे 3 है, क्योंकि इसकी रेडियस 1 है इसकी 3 है, तो 1 से 3 तक जा रहा है, तो r की लिमिट 1 से 3 हो गई। ओके, और थीटा की लिमिट क्या होगी, यहाँ पर ये 0 है और ये कहाँ तक मूव किया पाई तक। अगर पूरा सर्किल होता है तो 2π होता है, आधा सर्किल होता है तो पाई होता है, तो 0 to π थीटा की लिमिट होगी। ओके, और जो हमने ये इंटीग्रल किया है del n by del x -2x आ रहा है, del m over del y 2y आ रहा है, ठीक है? तो ये -2x - 2y, -2 कॉमन ले लेंगे, x को r cos थीटा y को r sin थीटा लिख दिया। बात समझ में आ रही है? ये कैसे आएगा, यहाँ से आपका m है तो यहाँ से आप del m over del y निकालेंगे, del m over del y निकालेंगे तो ये तो x का है तो 0 हो जाएगा, 2y बच रहा है, और इसके लिए क्या निकालेंगे del n by del x, तो ये x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, ठीक है ना? फिर इसको हम डबल इंटीग्रल r del n by del x - del m by del y की ये वैल्यू लगा देंगे। ये वैल्यू लगाने के बाद ये हो गया, लिमिट मैंने आपको बता दी कैसे कैलकुलेट करनी है। इसके बाद आपको r की इंटीग्रेशन करनी है, एक r इधर है एक r इधर है, 2r तो r² हो जाएगा, इंटीग्रेशन r³ 1 to 3 लिमिट लगाएंगे तो ये इतना आ जाएगा। उसके बाद फिर
थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, sin थीटा का माइनस cos थीटा होता है, 0 to पाई लिमिट लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये? सर। हेलो, यस सर। सर इसमें आर की लिमिट कैसे ले रहे हैं? आर की लिमिट रीजन से ले रहे हैं ना, ये रीजन है। तो जब हम पोलर कोऑर्डिनेट में लेते हैं तो रीजन आर क्या है, यहाँ पर इसकी रेडियस क्या है, यहाँ तक रेडियस क्या है 1 है, और यहाँ पर क्या है 3। तो आर की जो लिमिट है 1 से 3 के बीच में हो गई ना, आर की लिमिट क्या हो गई, यहाँ 1 है या 3 है, तो कितनी हो गई 1 to 3। 1 से 3, तो 1 से 3 लगाइए, ठीक है। और थीटा आपका यहाँ ऐसे लेते हैं, यहाँ पे 0 है और कहाँ तक गया पाई तक, तो 0 to पाई हो गया, ठीक है। और पूछना है किसी को कुछ? हेलो, पूछना है, आगे बढ़ूं? नो सर। इसके बाद इसमें एक ये है कि अगर हमारे पास जो इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ये है, अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 आता है, मान लो जो इसका डिफरेंस क्या है 1 आ गया, तो 1 डी ए, तो 1 डी ए का मतलब क्या हो गया कि डबल इंटीग्रल आर डी ए क्या होता है, एरिया ऑफ द रीजन आर, जो रीजन है उसका सिर्फ एरिया होता है, ठीक है ना। तो ये 1 डी ए कैसे आ सकता है ना, तो वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास एम और एन क्या है। अगर मान ली, अब ऐसे बहुत सारी चॉइस हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक चॉइस ले रहे हैं कि अगर m माइनस वाई बाई टू है और n x बाई टू है, तो डेल m बाय डेल y कितना होगा, इसका डेल m बाय डेल y कितना होगा -1/2, और इसका डेल n बाय डेल x क्या होगा 1/2। तो जब दोनों का डिफरेंस लेंगे 1/2 -1/2 ऑफ -1/2 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें हम m की वैल्यू -y/2 रखें और n की वैल्यू x/2 रखें, तो ये एरिया ऑफ द रीजन r हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रीजन r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 x dy माइनस बाई डी एक्स। ये बात समझ में आ रही है मेरी? तो एक Yes, sir. थ्योरम बन गई, इफ r इज द प्लेन रीजन बाउंडेड बाय ए पीस वाइज स्मूथ सिंपल क्लोज कर्व C oriented counterclockwise, then area of the region R is given by 1/2 x dy minus y dx। ये समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें हम m की वैल्यू ये लगाएंगे और n की वैल्यू ये लगाएंगे, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 1 जब आता है तो ये एरिया ऑफ द रीजन होता है, तो एरिया ऑफ रीजन क्या हो जाएगा 1/2, m क्या है ये है, और y क्या है, n क्या है x/2, तो ये लगा के ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है फाइंडिंग द एरिया बाय लाइन इंटीग्रल, यूज ए लाइन इंटीग्रल टू फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स। तो एरिया ऑफ इलिप्स का अगर आपको एरिया निकालना है लाइन इंटीग्रल की हेल्प से, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, a 1/2 x dy माइनस y dx, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया 1/2 x dy माइनस y dx, ये x dy माइनस y dx। तो इस फॉर्मूले को लगा के हम एरिया निकाल सकते हैं अगर लाइन इंटीग्रल से पूछा जा रहा है। तो लाइन इंटीग्रल क्या है, ये है, ठीक है। तो 1/2 x dy माइनस y dx। तो इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट होता है ये भी इलिप्स की फॉर्म में है। तो x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, sin थीटा या t ले लिया इसमें, a cos t, y t भी ले सकते हैं या थीटा भी ले सकते हैं। थीटा लिखेंगे तो t की जगह थीटा लिख देंगे। तो उस केस में इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर देंगे, x की जगह a cos t, y की जगह b sin t, और लिमिट t की क्या है 0 to 2 पाई। तो 0 to 2 पाई, और इसको सिंप्लीफाई करके cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t तो 1 ही होता है, तो 1 और 0 to 2 पाई, तो पाई ए बी। तो अगर आपने देखा होगा पहले भी अगर हमने इलिप्स का एरिया कैलकुलेट किया है तो वो पाई ए बी होता है, ठीक है। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो ये अल्टरनेटिव ग्रीन्स थ्योरम एक फॉर्म है। इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में
मतलब ये स्टॉक थ्योरम में ऑलरेडी आएगा, वो एक थ्योरम पढ़ाएंगे तो वहां इसको बता देंगे। ठीक है, तो ये आज की क्लास के लिए हो गया पूरा। इसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी कर दी है, आई विल सेंड यू। ठीक है, तो ओके इसकी सर, रिकॉर्डिंग सेंड भेज देंगे। ओके सर। ओके, अटेंडेंस मैंने लगा दी है तो आप लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। सर लास्ट क्लास के